देवगढ़ एक छोटा सा शहर था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां सुबह की धूप भी धीरे धीरे पहुंचती थी। शहर के एक कोने में एक पुराना तालाब था, जिसके पास कभी मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनती थी। कहा जाता था कि यहां एक पूरा कुम्हारों का मोहल्ला था, चेहरों को पहचान कर उनकी हूबहू मूर्तियां बनाने वाले कलाकार। पर अब वहां सन्नाटा था। टूटी हुई झोपड़ियां, सूखी हुई मिट्टी और दीवारों पर बस पुराने उखड़े हुए रंग। एक दिन शहर में हलचल मच गई। पुलिस को शहर के बाहर एक सुनसान खेत में मिट्टी से बना हुआ एक चेहरा मिला। चेहरा किसी औरत का था, आंखें बंद, होठों पर हल्की सी मुस्कान और बालों की लटें तक दिखाई दे रही थी। चेहरे के नीचे एक छोटी सी प्लेट लगी थी, उस पर लिखा था शुक्रवार। पुलिस समझ नहीं पाई कि ये क्या है। न पास में कोई लाश, न कोई सुराग। पर जब हफ्ते भर बाद उसी जगह से कुछ दूरी पर एक औरत की लाश मिली, बिल्कुल उसी चेहरे जैसी शक्ल वाली, तब सबकी रूह कांप गई। यही था पहला केस जो रफीक हक को मिला। रफीक हक, उम्र 59 साल, झुकी हुई चाल, पर आंखें अब भी तेज। पहले क्राइम ब्रांच में थे, अब रिटायर होकर देवगढ़ आ गए थे। जब पुलिस उलझी, तब उन्होंने खुद फोन किया इंस्पेक्टर पाटिल को, उस खेत वाले केस पे मुझे काम करने दो। अकेले मैं कुछ दिन से इसी का इंतजार कर रहा था। रफीक को शक था, ये कोई आम कातिल नहीं, कोई ऐसा जो शिकार को पहले देखता है, फिर उसका चेहरा मिट्टी से बनाता है और फिर हफ्ते भर बाद उसे मार देता है। कातिल के पास वक्त है, हुनर है और सबसे ज्यादा एक मकसद है। तीसरे हफ्ते फिर वही हुआ। एक और मिट्टी का चेहरा मिला, इस बार एक बूढ़े आदमी का। नीचे लिखा था शनिवार। रफीक ने चेहरा गौर से देखा। नाक की बनावट, माथे की सिलवटें, कोई साधारण मूर्तिकार नहीं बना सकता ऐसा चेहरा। ये काम उसी का हो सकता है जो कभी मिट्टी के चेहरों का उस्ताद हुआ करता था। वही कलाकार जो सालों पहले अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे वो मर गया, कुछ बोले वो पागल हो गया था। रफीक वापस उस कुम्हार मोहल्ले में गया, वीरान जगह, लेकिन वहां अब भी एक बूढ़ा बैठा था, लकड़ी के स्टूल पर, बीड़ी पीता हुआ। तुम उसे ढूंढ रहे हो ना? बूढ़े ने बिना देखे कहा। रफीक चौंका। तुम किसकी बात कर रहे हो? बूढ़े ने आंखें खोली, जिसने मिट्टी को जिंदा करना सीख लिया था। रफीक ठहर गया, हवा में जैसे कोई पुराना राज तैर गया हो। और तभी पास की झाड़ी से किसी ने एक फोटो फेंकी और भाग गया। फोटो में था अगला चेहरा, और उस चेहरे को रफीक पहचानता था। अब खेल शुरू हो चुका था। रफीक ने वो फोटो उठाई, हाथ कांप रहे थे। फोटो में जो चेहरा था वो कोई और नहीं, इंस्पेक्टर पाटिल का था, वही जो पिछले 2 केसों पर काम कर रहा था। मिट्टी का चेहरा नहीं था, असली फोटो थी, लेकिन खून से लथपथ, जैसे किसी ने ये दिखाने की कोशिश की हो कि अब अगला नंबर उसका है। रफीक तेजी से थाने पहुंचा। पाटिल अपनी कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल सही सलामत। रफीक ने चुपचाप वो फोटो उसकी टेबल पर रख दी। पाटिल कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने सिर उठाया। ये क्या है? कातिल ने भेजा है, रफीक बोला। तू अगला है। पाटिल हंस पड़ा। कोई मुझे डरा नहीं सकता, हक साहब, मैं पुलिस हूं। रफीक ने धीरे से कहा, इस बार वो चेहरा नहीं, तेरी असली फोटो भेजी है। मतलब वो तुझे जानता है, बहुत करीब से। पाटिल का चेहरा उतर गया। उसने चुपचाप अपने ऑफिस के कैमरों की फुटेज चेक करवाई, कुछ नहीं मिला। किसी ने चुपचाप आकर
फोटो फेंकी और चला गया। रात को रफीक अकेला बैठा था, पुराने पेपर्स देख रहा था। देवगढ़ में 20 साल पहले एक केस हुआ था। कुम्हार मोहल्ले में एक आग लगी थी। 5 झोपड़ियां जली थी। कहा गया था आग किसी के चूल्हे से लगी थी, लेकिन उसमें एक लड़का भी जला था। वही लड़का जो मिट्टी के चेहरे बनाता था, बहुत शांत और अलगसा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा था, बस इतना कि वो मां के साथ रहता था और उस आग में मां बच गई थी, पर अर्जुन नहीं मिला। रफीक ने उसी बूढ़े से दोबारा मिलने की ठानी, जो पिछली बार मिट्टी के पुराने ख्वाबों में खोया हुआ दिखा था। वो अब भी वही बैठा था, बीड़ी का धुआं हवा में छोड़ता हुआ। बोलो, बूढ़े ने कहा, इस बार किसके लिए आए हो? अर्जुन के बारे में बता, रफीक बोला। बूढ़ा मुस्कराया, तू बहुत देर से आया है। अर्जुन अब वही नहीं रहा जो 20 साल पहले था। अब वो सिर्फ चेहरों में रहता है, जो उसके दिल में उतरता है। उसका चेहरा वो मिट्टी में उतार देता है, फिर मिट्टी को जमीन में सुला देता है और फिर असली जिस्म से उसकी सांस छीन लेता है। रफीक को समझ नहीं आया कि बूढ़ा सच बोल रहा है या पागल हो गया है। तू कैसे जानता है इतना सब? रफीक ने पूछा। बूढ़ा बोला, क्योंकि वो मेरा पोता है। एकदम सन्नाटा छा गया। पर अर्जुन तो उस आग में। रफीक ने कहना चाहा। नहीं, बूढ़े ने कहा, वो जिंदा था। उसने खुद आग लगाई थी। मां की मार, लोगों की बातें, सब सहते सहते एक दिन वो टूट गया और फिर उसने तय किया कि वो लोगों को वैसे ही याद रखेगा जैसे वो दिखते हैं, और फिर मिटा देगा। रफीक को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत कुछ साफ हो गया था। अगले दिन शहर में एक और मिट्टी का चेहरा मिला, और इस बार पुलिस को चेहरा देखते ही पहचान गया, इंस्पेक्टर पाटिल। उसकी लाश एक पुराने मंदिर के पीछे मिली, गला कटा हुआ, आंखें खुली हुई, और पास में मिट्टी का वही चेहरा रखा हुआ। रफीक वही बैठ गया। तीसरा शिकार, और इस बार सीधा पुलिस को चुनौती। पर तभी एक और चिट्ठी मिली, सिर्फ 3 शब्द, तू अगला है। रफीक ने चिट्ठी पढ़ी और बिना कुछ कहे जेब में रख ली। अब ये खेल ज्यादा खतरनाक हो गया था। कातिल अब उसके करीब था, बहुत करीब। रफीक ने चिट्ठी को फिर से निकाला और गौर से देखा। कागज नया था, लेकिन अक्षर पुराने जमाने के जैसे, बहुत साफ सुथरे, हर एक लाइन सीधी, जैसे किसी ने काफी वक्त लेकर लिखा हो। तू अगला है। ये 3 शब्द थे, पर इनके पीछे का मतलब बहुत गहरा था। कातिल अब सिर्फ वार नहीं कर रहा था, वो खेल खेल रहा था, और अब उस खेल में रफीक की जान दांव पर थी। रात भर रफीक सो नहीं पाया, हर आवाज पर चौंकता, हर परछाई से डरता, पर डर से ज्यादा उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी। कातिल की चाल में एक पैटर्न था। चेहरा एक हफ्ता पहले, फिर क्ला। अब पाटिल की मौत हो चुकी थी, यानी अगला चेहरा अगले 2 दिन में कहीं जमीन से निकलेगा। लेकिन अगर वो खुद अगला है, तो क्या कोई उसका भी चेहरा मिट्टी में बना चुका है? दूसरे दिन सुबह रफीक सीधे उसी खेत में गया जहां पहले 2 चेहरे मिले थे। वहां पुलिस अब किसी को जाने नहीं दे रही थी, पर रफीक को रोकने वाला कोई नहीं था। वो देर तक वहां घूमता रहा, मिट्टी को देखता रहा, सूंघता भी, जैसे कोई सुराग ढूंढ रहा हो। फिर एक जगह उसकी नजर ठहर गई। मिट्टी थोड़ी सी ढीली थी, बाकी जगह से अलग। उसने खुद अपने हाथों से वहां खुदाई शुरू की। सिर्फ 10 मिनट बाद मिट्टी से कुछ टकराया। एक चेहरा, बिल्कुल उसका ही था।
उसने उसे बाहर निकाला। आंखें बंद, माथे की झुर्रियां, दाढ़ी की हल्की बनावट, सब कुछ हुबहू। नीचे फिर वही प्लेट। बुधवार। आज सोमवार था, मतलब 2 दिन बचे थे। रफीक ने चेहरा अपने बैग में रखा और थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर दिवाकर अब केस देख रहा था। नया लड़का था जो रफीक को बहुत मानता था। सर, आप अपना ही चेहरा खुद क्यों खोद के लाए? दिवाकर ने पूछा हैरानी से। क्योंकि वो मुझे मारने की इजाजत मांग रहा है, रफीक ने जवाब दिया। दिवाकर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कहा, हमें आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए। रफीक ने सिर हिलाया। नहीं, यही तो वो चाहता है कि मैं डर जाऊं, छिप जाऊं। मैं तो उसे सामने लाऊंगा। रात को रफीक अपने घर नहीं गया। वो सीधा पहुंचा उस बूढ़े के पास, अर्जुन के दादा के पास। लेकिन वहां अब वो नहीं था। सिर्फ उसकी टूटी हुई बीड़ी पड़ी थी जमीन पर, और एक लाल धागा जिस पर मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा बंधा था। किसी ने बहुत पुरानी मिट्टी से एक छोटा चेहरा बनाया था, एक बच्चे का चेहरा। रफीक ने धीरे से उसे उठाया और फिर देखा। मिट्टी के उस चेहरे के पीछे कुछ उकेरा हुआ था। बहुत छोटा सा नाम, सत्या। रफीक को कुछ याद आया। सालों पहले जब वो नए नए अफसर बने थे, एक केस आया था। एक बच्चा था, अर्जुन का दोस्त, नाम था सत्या। स्कूल में सब उसे चिढ़ाते थे, कहते थे उसका चेहरा अजीब है। अर्जुन ने एक बार उसका मिट्टी से चेहरा बनाया था, वैसा जैसा वो अंदर से दिखता था। पर उस दिन किसी ने अर्जुन को पीट दिया था और सत्या गायब हो गया था। कहीं अर्जुन के साथ वो भी। रफीक ने तय किया उसे अर्जुन को ढूंढना ही होगा। लेकिन अब एक नई बात सामने आ रही थी। शायद अर्जुन अकेला नहीं है। शायद इस खेल में कोई और भी शामिल है। उसी रात जब वो पुरानी हवेली की तरफ गया, जहां कभी कुम्हारों की प्रदर्शनी हुआ करती थी, उसे वहां से एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मिट्टी गूंथ रहा हो। एक कमरे में हल्की रोशनी थी। वो चुपचाप पास गया। दरवाजा अधखुला था। अंदर एक आदमी बैठा था। मिट्टी की बड़ी सी थाली में कुछ बना रहा था। रफीक ने सांस रोके देखा। वो चेहरा बना रहा था, पर चेहरा आधा बना था और बाकी चेहरे की जगह पर आईना रखा हुआ था। आईना जिसमें रफीक का चेहरा दिख रहा था। मतलब वो अभी उसका चेहरा बना रहा था, उसी को देखकर। तभी उस आदमी ने रुक कर कहा, तू तो आया ही था रफीक साहब। देख ले, कितना अच्छा बना है ना। रफीक अंदर घुसा। अर्जुन? आदमी मुस्कराया। अर्जुन? अब अर्जुन नहीं रहा। अब सिर्फ चेहरों की आवाज है। और तभी अचानक पीछे से किसी ने रफीक को बेहोश कर दिया। अंधेरा छा गया। अब खेल पलट गया था। तेज सर्दी थी। रफीक की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। सिर में जोर का दर्द था। उसके चारों तरफ अंधेरा फैला था। सिर्फ एक कोने से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। वो समझ गया उसे कहीं बंद करके रखा गया है। हाथ पांव तो खुले थे, पर शरीर इतना थका हुआ लग रहा था कि उठने की ताकत नहीं बची थी। कुछ देर बाद उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। मिट्टी पर नंगे पांव चलते किसी इंसान की धीमी घिसी सी चाल। रफीक ने आंखें पूरी खोली और देखा। वही आदमी था जो अर्जुन की तरह दिखता था, पर अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक अजीब ठंडापन था। तू जाग गया, वो बोला। कौन है तू? रफीक ने पूछा। तू तो खुद ही जानना चाहता था न कि चेहरों की सच्चाई क्या है, उसने कहा और एक छोटा आईना रफीक के सामने रख दिया। रफीक ने देखा।
उसका चेहरा थकान और डर से भरा था, पर पीछे दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था। दीवार पर बहुत सारे नाम थे, मिट्टी में उकेरे हुए। हर नाम के आगे एक तारीख, और हर तारीख के एक हफ्ते बाद लिखा था, समाप्त। रफीक ने डरते डरते पूछा, ये क्या है? वो आदमी बोला, ये सब वो हैं जिनका चेहरा कभी झूठा था, जो जैसे थे वैसे दिखते नहीं थे। मैंने सबके असली चेहरे बनाए और फिर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। रफीक ने अब साफ साफ देखा, दीवार के बीच में एक नाम था, सत्या। उस नाम के आगे कुछ नहीं लिखा था, न तारीख न समाप्त। सत्या, तू सत्या है? रफीक ने पूछा। उसने सिर हिलाया, धीरे से बोला, हां, मुझे सबने भुला दिया। सबने हंसी उड़ाई, मेरे चेहरे को बदसूरत कहा। सिर्फ अर्जुन ने मुझे जैसा था वैसा समझा। उसने मेरे लिए एक चेहरा बनाया, मिट्टी से, सच्चा चेहरा। लेकिन फिर उसे भी चुप करवा दिया गया। रफीक अब समझ गया था, ये सब एक दर्दनाक बदले की कहानी थी। पर अर्जुन, वो कहाँ है? रफीक ने पूछा। सत्या थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अर्जुन अब कहीं नहीं है, वो भी मिट्टी बन गया। उसने एक दिन कहा था कि अब वो चेहरों से थक गया है, तो मैंने उसका भी असली चेहरा दिखा दिया। रफीक ने गुस्से से कहा, तू इंसाफ नहीं कर रहा, तू सिर्फ अपनी नफरत निकाल रहा है। सबके चेहरे बनाकर उन्हें मिटा देना, ये इंसाफ नहीं है। सत्या मुस्कराया, तू भी यही बोलेगा। सब यही बोलते हैं। तभी बाहर कोई जोर से दरवाजा खटखटाया। सत्या चौंका, आवाज आई, रफीक साहब। अंदर है क्या? ये इंस्पेक्टर दिवाकर की आवाज थी। रफीक ने जोर से चिल्लाया, मैं यहां हूं। नीचे तहखाने में। सत्या गुस्से से रफीक की तरफ बढ़ा, पर तभी दरवाजा टूट गया और 4 सिपाही अंदर घुसे। एक ने सत्या को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, मिट्टी नहीं समझोगे, ये सब झूठे हैं, इन सब के चेहरे झूठे हैं। सिपाहियों ने उसे जबरदस्ती बाहर ले जाया। दिवाकर रफी के पास आया, सर, हमें आपकी चिट्ठी मिल गई थी जो आपने सुबह छोड़ी थी। तभी हम समझ गए कुछ गड़बड़ है। रफीक ने थक कर दीवार का सहारा लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस दीवार पर थी जहां नाम थे, और एक नाम अधूरा था, रफीक, बिना तारीख के, बिना समाप्त के। वो समझ गया, खेल अभी पूरा नहीं हुआ। रफीक ने कहा, मुझे सत्या से एक बार और बात करनी है, अकेले में। दिवाकर ने इजाजत दी। थाने में सत्या को एक कोठरी में बंद किया गया था। रफीक अंदर गया। वहां सत्या बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। तेरे पास क्या है जो तू इतना शांत है? रफीक ने पूछा। सत्या बोला, सच, और तुझे भी अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आखिरी चेहरा अब भी अधूरा है। रफीक ने पूछा, कौन सा चेहरा? सत्या ने कहा, जिसने मेरी जिंदगी की मिट्टी खराब की थी, वो चेहरा। रफीक के मन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। कही, कौन? उसने धीमे से पूछा। सत्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू खुद। रफीक पीछे हट गया। मैं? हां, तू ही था वो अफसर जिसने मेरी शिकायतों को मजाक समझा था। तूने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया। तू ही था जिसने मेरी पहली रिपोर्ट दबा दी थी, और तू ही है जिसकी वजह से मैं मिट्टी से इंसाफ कर रहा हूं। रफीक की सांसें तेज हो गई। वो कुछ कहता, उससे पहले सत्या बोला, 2 दिन बचे हैं ना, अब देखता हूं क्या तू अपने ही चेहरे से भाग सकता है। कोठरी का दरवाजा धीरे से बंद हुआ, और बाहर मिट्टी अब भी गीली थी।
सर्द हवाएं देवगढ़ की गलियों में कुछ ज्यादा ही चलने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर किसी अनजाने डर में सिमट गया हो। चौक पर बैठने वाले बुजुर्ग अब जल्दी जल्दी घर लौटने लगे थे। दुकानदार बिना देखे ही शटर गिरा रहे थे। और पुलिस स्टेशन में रफीक हक पहली बार खुद से सवाल कर रहा था। उसने अपने कैबिन में बैठकर सत्या की फाइल दोबारा खोली। पुरानी तारीखों में वो पहली शिकायत थी। मास्क बनाने वाला लड़का गुम हो गया है, शायद उसे मार दिया गया। और उस पर लाल स्याही से लिखा था, गैर जरूरी मानसिक रोगी की अर्जी। उस दस्तखत के नीचे खुद रफीक का नाम था। उसका माथा झुक गया। वो समझ गया, उसने सचमुच एक मासूम आवाज को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। और अब वही आवाज पूरे शहर को डरा रही थी। उसी रात एक कॉल आया। लाइन में बहुत शोर था, लेकिन जो सुना वो डरावना था। चौक वाले कुएं के पास एक और मास्क मिला है, किसी का चेहरा, और पीछे लिखा है, अभी बाकी है। रफीक तुरंत वहां पहुंचा। सिपाही पहले ही इलाका घेर चुके थे। जमीन पर ताजा खुदाई हुई थी। उस गीली मिट्टी में एक मास्क रखा था, और वो चेहरा बिल्कुल रफीक का ही था। पीछे से दिवाकर ने धीमे से कहा, सर, ये तो। रफीक ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हां, मेरा ही चेहरा है। वो समझ गया था, अब अगला शिकार वही है। लेकिन रफीक अब डरने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया, इस खेल को अब खत्म करना ही होगा। और इसके लिए उसे सत्या की सोच, उसके दिमाग की गहराई में उतरना होगा। रात को वो अकेले सत्या की कोठरी में गया। सत्या अब भी चुप बैठा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैं मानता हूं, मैं गलत था, रफीक ने कहा। सत्या ने उसकी तरफ देखा। अब क्यों मान रहे हो? क्योंकि अब मैं भी उसी डर में जी रहा हूं जिसमें तू सालों से जीता रहा। अब मेरी बारी है समझने की। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सत्या बोला, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता, असली चेहरे को कबूल करना पड़ता है। क्या तू अपने उस चेहरे को स्वीकार कर पाएगा जिसने लोगों को अनसुना किया? रफीक बोला, हां, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मुझे खुद बताए, किसने तुझे मिट्टी में धकेला? क्या तू सिर्फ मेरा बदला लेना चाहता है, या किसी और का भी? सत्या की आंखों में अचानक एक अजीब चमक आई। उसने कहा, जो तू अब जानना चाहता है वो सिर्फ एक जगह मिलेगी, वहां जहां मेरा सब कुछ शुरू हुआ। मेरा घर, मेरा स्टूडियो, जो अब भी वैसा ही खड़ा है जैसे उसे छोड़ा था। कहा? रफीक ने पूछा। पुराना कुम्हार मोहल्ला, देवगढ़ के बाहर, नदी के उस पार। वहां तेरे हर सवाल का जवाब है। अगली सुबह रफीक अकेले ही उस जगह पहुंचा। वो जगह वीरान थी। टूटी हुई ईंटें, जली हुई लकड़ियां और पुराने बर्तन, जैसे सालों से किसी ने हाथ न लगाया हो। स्टूडियो अब एक खंडहर बन चुका था, लेकिन अंदर जाते ही उसे एक कोने में ढेर सारे पुराने मास्क मिले। कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। हर मास्क की पीठ पर एक नाम लिखा था और एक तारीख। लेकिन एक अलमारी में उसे एक किताब मिली, भूरे कागज की, पुराने कवर वाली। उसने खोला। ये एक चेहरा डायरी थी। हर पन्ने पर एक इंसान का स्केच और उसके बारे में कुछ लिखा था। कैसे वो नकली मुस्कान देता है, कैसे वो अपने गुनाहों को छुपाता है। और आखिरी पन्ने पर उसका अपना स्केच था, रफीक हक। नीचे लिखा था, जिसने सबसे ज्यादा चेहरों को अनसुना किया, वो सबसे बड़ा मुखौटा है। रफीक ने किताब बंद की। अब सब साफ हो गया था। पर तभी पीछे से हल्की आवाज आई, किसी के कदमों की। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था।
पर मांस के ढेर में से एक मास्क लुढ़क कर उसके पैरों के पास आ गया और वो मास्क आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। रफीक का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन निकाला और दिवाकर को कॉल लगाया। सुनो, मुझे लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। कोई और भी है इस खेल में, कोई ऐसा जो सत्या से भी आगे है। दूसरी तरफ चुप्पी थी। फिर आवाज आई, मैं जानता था तू समझ जाएगा। रफीक चौंक गया। ये दिवाकर की आवाज नहीं थी। ये आवाज जानी पहचानी थी, पर सत्या की नहीं। उससे भी गहरी और ठंडी। सन्नाटा अब देवगढ़ की पहचान बन चुका था। शहर के कोने कोने में अब सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, रफीक हक। कुछ उसे बहादुर कहते थे, कुछ पागल, लेकिन खुद रफीक के लिए अब नाम, शोहरत या रुतबा कोई मायने नहीं रखते थे। उसके सामने अब सिर्फ एक ही चीज थी, सच। स्टूडियो में सुनी वो आवाज, जो दिवाकर की नहीं थी और न ही सत्या की। उस आवाज ने रफीक के भीतर कुछ तोड़ दिया था। रफीक वही जमीन पर बैठ गया। उसने सांस लेने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे हवा भी अब उसका साथ नहीं दे रही। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, तू सच्चाई जानना चाहता था ना? तो अब सुन, तेरी सच्चाई। रफीक उठा और धीरे धीरे स्टूडियो के उस पुराने दरवाजे की तरफ बढ़ा जो अंधेरे में खुला पड़ा था। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रोशनी की एक पतली लकीर अंधेरे में घुसी, और सामने वो था, दिवाकर। एक टेढ़ी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसके पीछे एक दीवार पर पुराने मास्क टंगे थे। हर एक मास्क के नीचे एक नाम, और आखिरी नाम था रफीक। रफीक सन्न रह गया। तू कैसे हो सकता है इसमें शामिल? उसकी आवाज कांप रही थी। दिवाकर धीरे धीरे उसके पास आया। हर कहानी में एक परछाई होती है, रफीक साहब। आपने बस रोशनी देखी, पर मैं हमेशा आपकी परछाई में रहा। आपने लोगों की आवाजें अनसुनी की, और मैं उन्हें सुनता रहा, चुपचाप। सत्या एक जरिया था, एक मोहरा। मास्क बनाना उसका जुनून था, पर असली खेल तो मैं खेल रहा था। मैं ही था जिसने उसकी पीड़ा को हथियार बनाया। मैंने ही उसे बताया कि कैसे वो अपने दर्द को कला बना सकता है। पर असली कला तो मेरी थी, डर की, खेल की और अंत की। रफीक ने टॉर्च की रोशनी नीचे की। दिवाकर के हाथ में एक मास्क था, मिट्टी से बना हुआ, अधूरा पर पहचानने लायक। उस पर आधा चेहरा रफीक का था और आधा दिवाकर का। ये क्या है? रफीक ने पूछा। ये वो चेहरा है जो इस शहर ने कभी देखा ही नहीं। तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं। ये उस इंसान का चेहरा है जो सब देखता रहा, सब सहता रहा, पर कभी बोल नहीं पाया। अब वो बोलेगा, और ये मास्क उसका सच है। तू ये सब क्यों कर रहा है? रफीक की आवाज में गुस्सा और लाचारी दोनों थे। क्योंकि मैं देखता रहा, तुम्हें भी, शहर को भी। हर बार कोई मदद के लिए आया, तुमने फाइल बंद कर दी। हर मास्क के पीछे एक सच्ची कहानी थी, और तुमने उसे मनोविकृति कह दिया। अब मैं चाहता हूं कि लोग हर उस चेहरे को देखें जो तुमने मिट्टी में दबा दिया। रफीक ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। ये खेल अब खत्म है, दिवाकर। दिवाकर हंसा, एक सूनी, थकी हुई हंसी। तू सोचता है गोली से खेल खत्म हो जाएगा? तू अब भी नहीं समझा रफीक। तू अब भी चेहरों की परछाई को नहीं पहचान पाया। अगर तू मुझे मार भी देगा, तो भी मास्क बनते रहेंगे, डर चलते रहेंगे, क्योंकि असली कातिल डर है, और वो हर जगह है।
तभी दीवार के पीछे से किसी ने चीख मारी। रफीक भागा। वहां एक पुरानी कोठरी थी। अंदर सत्या जंजीरों में बंधा था। सत्या। रफीक ने चाबी से उसे खोला। सत्या थका हुआ था, लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में डर नहीं, राहत थी। मैं जानता था तू आएगा, वो बोला। सबूत चाहिए मुझे, गवाही चाहिए दिवाकर को रोकने के लिए। सत्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं डरता नहीं, अब मैं बोलूंगा। पुलिस आई। दिवाकर गिरफ्तार हुआ। सत्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, मुखौटों का रहस्य सुलझा, मास्क के पीछे मिला पुलिस का अपना जवान। पर रफीक जानता था, ये अंत नहीं था। दिवाकर ने जो कहा था वो सच था। डर का चेहरा कोई एक नहीं होता। उसने अपने कैबिन में बैठे बैठे एक नोटबुक खोली। उसमें लिखा, हर शहर के पास अपने चेहरे होते हैं। कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ डराते हैं, और कुछ मिट्टी में दबे होते हैं। पर एक न एक दिन हर चेहरा बाहर आता है। रफीक खड़ा हुआ, अपनी टोपी उठाई और चुपचाप शहर की गलियों में निकल पड़ा। और तभी पास की दीवार पर उसे कुछ लिखा दिखा। मिट्टी से लिखा गया था, अब भी कुछ बाकी है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने। और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।